स्वागत है आपका एमआईटी क्लासेस में। 9th क्लास बायोलॉजी। देखिए आज हम शुरू करते हैं। पहला चैप्टर हमारा हो गया जिसमें आपने सेल की जानकारी ली, सेल की स्टडी की, सेल को पढ़ा। तो क्या सेल होती है, किसने डिस्कवर की, क्या स्ट्रक्चर होती है, क्या उसके ऑर्गन्स होते हैं, कैसे सेल डिवीजन होता है, ये सब जानकारी हमने पहले चैप्टर में हो गई। अब आइए सेल से आगे बढ़ते हैं। सेल से आगे क्या, यानी सेल अटैच होकर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो जंतु हों या पौधे, प्लांट हों या एनिमल्स, उनमें जो सेल्स होती हैं वो अटैच होकर बॉडी का निर्माण करती हैं। तो उनके जो अटैच होकर बॉडी का निर्माण करने की व्यवस्था, पहली सीढ़ी है बॉडी के फॉर्मेशन की, जो पहला स्टेप है, पहली सीढ़ी है, वो कैसे होती है, इन सब की जानकारी करेंगे हम। किसमें? टिश्यू में। तो टिश्यू, यदि एनिमल की बॉडी का फॉर्मेशन करें तो एनिमल टिश्यू, और प्लांट की बॉडी की फॉर्मेशन करें तो प्लांट टिश्यू। तो आज हम क्या जानेंगे? आज जानेंगे एनिमल टिश्यू कि एनिमल्स में कौन कौन से टिश्यू होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और क्या होता है। तो आइए ये सब जानकारी करते हैं। चलिए हट जा भाई, सही, यहाँ से आ जाएगा, यहीं से आ जाएगा। तो क्या पढ़ना है हमको? सबसे पहले टिश्यू। अरे भाई, टिश्यू। टिश्यूज़। तो सबसे पहले जानेंगे टिश्यूज़ होते क्या हैं, किसे कहते हैं टिश्यू। एक ग्रुप ऑफ सेल्स, ए ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव सेम ओरिजिन एंड सेम फंक्शन। ए ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव सेम ओरिजिन एंड सेम ओरिजिन एंड सेम फंक्शन कॉल्ड टिश्यू। तो क्या है टिश्यू? एक ग्रुप ऑफ सेल, सेल का एक ग्रुप जिसकी ओरिजिन, उत्पत्ति या बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यानी कार्य एक जैसे हों। तो सेल के ऐसे ग्रुप को जिसकी ओरिजिन, उत्पत्ति, बेसिक स्ट्रक्चर, मूल संरचना एंड फंक्शन यानी कार्य सेम हो, एक जैसे हों, कॉल्ड टिश्यू, टिश्यू कहलाता है। ठीक है। अब इन टिश्यूज में जो टिश्यू एनिमल्स की बॉडी की फॉर्मेशन में भाग लेते हों, एनिमल्स की बॉडी का फॉर्मेशन करते हों, एनिमल्स की बॉडी का निर्माण करते हों, वो एनिमल टिश्यू, और जो प्लांट्स की बॉडी का निर्माण करते हों वो प्लांट टिश्यू। तो टिश्यू को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया? दो। एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू। हमको स्टडी किसकी करनी है? एनिमल टिश्यू की। तो टिश्यू के बाद अब आता है क्या? एनिमल टिश्यू। किसे कहेंगे एनिमल टिश्यू? द टिश्यूज which found in animals, the tissues which found in animals called animal tissue। अब देखिए, एनिमल की बॉडी में सभी टिश्यू तो एक जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि बॉडी में तो डिफरेंट काइंड्स ऑर्गन्स, अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं, उनके फंक्शन सबके अलग अलग होते हैं। यानी एनिमल्स की हायर एनिमल्स में या हायर प्रजातियों में, हायर स्पीसीज में, उच्च वर्ग के जंतुओं में, उच्च हाई कैटेगरी एनिमल्स में वर्किंग सिस्टम होता है। वर्किंग सिस्टम का मतलब उनके जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं किसी वर्क के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, किसी वर्क को करने के लिए स्पेशलाइज। जैसे मान लीजिए ह्यूमन में आइज विजन का कार्य करेंगी, बाकी कार्य नहीं कर सकती हैं। हेयरिंग का नहीं कर सकती, क्या? विजन। ईयर, क्या? हियरिंग। नोज, स्मेल, और रेस्पिरेशन में ब्रीथिंग के लिए यूज हो सकती है। माउथ, टॉकिंग, बोलने के लिए, और फूड इनटेक,
भोजन खाने के लिए। तो एक स्पेशलिटी होगी, हैंड्स कैच ऑब्जेक्ट, वस्तुओं को पकड़ने के लिए, लेग्स रनिंग वॉकिंग, तो स्पेशलाइज्ड सब। तो कहने का मतलब ये है, जब ऑर्गन्स स्पेशलाइज्ड हैं, अंग अलग अलग कार्य के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, उत्तरदायी हैं, तो फिर टिश्यू एक जैसे या सेम नहीं होते, टिश्यू भी डिफरेंट काइंड होते हैं। तो आइए देखते हैं ह्यूमन की बॉडी में कितने प्रकार के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं या कितने प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। तो क्या है ये? एनिमल टिश्यू। क्या? एनिमल टिश्यू। और एनिमल टिश्यू की क्या करेंगे हम? क्लासिफिकेशन, कि एनिमल जो टिश्यू होते हैं वो कौन कौन से और कितने प्रकार के होते हैं। तो कौन से टिश्यू हो गए ये? एनिमल टिश्यू। और अब देखिए एनिमल टिश्यू के क्लासिफिकेशन, कितने प्रकार के टिश्यू होते हैं। एनिमल टिश्यू को डिवाइड किया गया 4 काइंड्स, 4 भागों में। कौन कौन से? एक होता है एपिथीलियम टिश्यू। क्या? इपीथीलियम। दूसरा कनेक्टिव। तीसरा एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा होता है मस्कुलर। और फोर्थ होता है नर्वस। तो कितने काइंड्स टिश्यू? 4th। कौन कौन से? एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। तो सबसे पहले क्या आता है? एपिथेलियम टिश्यू। कौन सा टिश्यू है? एपिथेलियम। एपिथेलियम टिश्यू इज ए प्राइमरी टिश्यू ऑफ बॉडी। ये प्राथमिक टिश्यू होता है बॉडी का। और ये जो टिश्यू होता है ये फाउंड लेयर्स के रूप में, जैसे ये स्किन वगैरह होती है, ये सब किसकी है? एपिथेलियम टिश्यू। बॉडी में ट्यूब्स होती हैं, नलियाँ, एलिमेंट्री कैनल है, ब्लड की नली, ब्लड की ट्यूब्स हैं, या जो ग्लैंड्स वगैरह होती हैं, जैसे सलाइवा ग्लैंड, लार की ग्रंथियाँ होती हैं, और बहुत सारी ग्लैंड्स बॉडी में होती हैं, एक्सोक्राइन होती हैं, कुछ एंडोक्राइन होती हैं। वो सब ग्लैंड्स एंड ट्यूब्स एंड लेयर्स यानी स्किन्स वगैरह, ये सब किसकी बनी होती हैं? एपिथेलियम टिश्यू। तो एपिथेलियम टिश्यू बॉडी में कहाँ पाया जाता है? लेयर्स के रूप में, ग्लैंड्स के रूप में, ट्यूब्स के रूप में। यानी द टिश्यू ऑफ एनिमल्स विच फाउंड इन ग्लैंड्स, ट्यूब्स एंड लेयर्स कॉल्ड एपिथेलियम टिश्यू। द सेल्स ऑफ एपिथेलियम, जो एपिथेलियम होती है उसकी सेल्स जो होती हैं वो स्तरित होती हैं, यानी वो लेयर बाय लेयर होती हैं। उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नॉट फाउंड नहीं पाया जाता, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। इसके साथ साथ एपिथेलियम की बहुत सारी सेल्स किसी केमिकल का फॉर्मेशन कर सकती हैं, किसी केमिकल को बना सकती हैं और उसको रिलीज कर सकती हैं। क्या? उसको रिलीज कर सकती हैं। जैसे टीयर्स, हमारी जो आइज होती हैं इनमें यहाँ पर टीयर्स ग्लैंड होती हैं। तो टीयर्स ग्लैंड किसकी बनी होती हैं? एपिथेलियम टिश्यू की। किसकी? एपिथेलियम टिश्यू की। अब वो इमोशनल होने पर क्या करती हैं? टीयर्स की फॉर्मेशन करती हैं, टीयर्स का निर्माण करती हैं, आंसुओं का निर्माण करती हैं और उनको फिर रिलीज कर देती हैं। इसी प्रकार नेत्र की जो आईलिट होती है, पलक होती है, इसमें बहुत छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं जिनको कहा जाता है सिसोबियन ग्लैंड्स। वो भी किसकी बनी होती हैं? एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती हैं सिसोबियन ग्लैंड्स। उनका क्या कार्य है? वो एक म्यूकस रिलीज करती है, एक केमिकल रिलीज करती हैं जो
लुब्रिकेट होता है, स्नेहक होता है। और वो क्योंकि ये पलक जो होती हैं हमेशा हमारे नेत्र के गोलक पर या आई ऑर्बिट पर फिसलती हैं, तो उससे नुकसान ना हो जाए, इसमें रैसेस ना आ जाएं आई ऑर्बिट में। तो उसके लिए क्या करती हैं, ये एक म्यूकस रिलीज करती हैं, एक लुब्रिकेट मटेरियल रिलीज करती हैं, जिससे ये सिक्योर रहे, सुरक्षित रहे, प्रोटेक्टिव रहे। तो ये सब कार्य किसके हो गए, एपिथेलियम टिश्यू के। इसके अतिरिक्त एनिमल्स में इस टिश्यू के जो एपिथेलियम टिश्यू है इसके कुछ सब्स्टिट्यूट पाए जाते हैं। जैसे जो पैट एनिमल्स होते हैं उनमें हॉर्न्स यानी सींग होते हैं, हॉर्न्स, तो वो सब क्या है, एपिथेलियम टिश्यू। हमारे नेल्स एपिथेलियम टिश्यू से, सर्कुटेनस टिश्यू या एपिथेलियम टिश्यू से बनते हैं। तो ये होता है एपिथेलियम टिश्यू। कहाँ कहाँ होता है ये, ह्यूमन बॉडी की यदि बात की जाए तो देखो स्किन में, ट्यूब्स, ग्लैंड्स, इन सब में ये क्या एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। दूसरा तब कनेक्टिव टिश्यू, क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में, लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ टिश्यू कौन सा होता है, कनेक्टिव। ये एम्ब्रियो के मीसोडर्म से डेवलप होता है, मीसोडर्म से। जब एम्ब्रियो बॉडी का निर्माण होता है, बॉडी का फॉर्मेशन होती है, बॉडी के ऑर्गन्स निर्मित होते हैं जन्म से पूर्व, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय, तो उस समय पहले एक सेल, एक से बहुत सारी सेल्स, और वो सेल्स फिर बटनी शुरू होती हैं। तो सबसे पहले टिश्यू बनने से पहले 3 लेयर्स बनती हैं। उनमें से एक लेयर जो एक्सटर्नल बाहर की ओर होती है उसे कहते हैं, जो एक्सटर्नल एरिया में होती है, बाहर की तरफ होती है, या जो ग्रुप है सेल्स का, जो लेयर्स का ग्रुप है, उसमें 3 भागों में वो लेयर्स होती हैं। तो जो बाहर होती है उसको कहा जाता है एक्टोडर्म, जो बीच में होती है उसे मीसोडर्म, और जो अंदर होती है उसे एंडोडर्म। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये किससे डेवलप होता है, मीसोडर्म से, मध्य जनन स्तर से। तो इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है कनेक्टिव टिश्यू की। और ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इसको डिवाइड किया गया है कौन कौन होते हैं इसमें, देखिए इसमें होती हैं बोन्स। कौन आता है कनेक्टिव टिश्यू में, बोन्स। और आती हैं कार्टिलेज, ब्लड, टेंडेंस, लिगमेंट, और साथ में आता है ब्लड और लिम्फ। ये सारी चीज़ें आती हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू में क्या आया, बोन्स, कार्टिलेज, टेंडेंस, लिगमेंट, ब्लड एंड लिम्फ। अब देखिए एक एक को देखते हैं। बोन्स, ह्यूमन बॉडी में बोन्स कितनी होती हैं बेटा, ह्यूमन बॉडी में बोन्स होती हैं कितनी, 206, 206। अब ये बोन्स जो होती हैं, क्या, बोन्स, बोन्स बनी होती हैं ओसीन प्रोटीन। किसकी बनी होती हैं, बोन्स, ओसीन प्रोटीन। और ओसीन प्रोटीन जो होती है वो प्रोटीन होती है फ्लेक्सिबल। कैसी प्रोटीन होती है, फ्लेक्सिबल प्रोटीन होती है, लचीली प्रोटीन होती है। परंतु जब उस प्रोटीन में, ओसीन प्रोटीन में कैल्शियम और मैग्नीशियम के रेडिकल्स या फास्फेट और सल्फेट साल्ट जमा हो जाते हैं, तो बोन्स जो होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं। तो बोन्स की प्रोटीन कैसी होती है, फ्लेक्सिबल। लेकिन बोन्स हार्ड क्यों होती हैं,
क्योंकि उनमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के साल्ट प्रेजेंट होते हैं। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण बोन्स क्या हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं। इसलिए बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए। फिर आती हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होती हैं? कार्टिलेज बोन की तरह होती हैं, जैसी बोन्स होती हैं, बट ये क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती हैं, हार्ड नहीं होती। तो कार्टिलेज सॉलिड फॉर्म में होती हैं, यानी जैसा बोन्स होती हैं उसी प्रकार कार्टिलेज होती हैं। बट डिफरेंस क्या है, कार्टिलेज जो होती हैं वो, जो कार्टिलेज होती हैं वो हार्ड नहीं होती, वो फ्लेक्सिबल होती हैं। क्यों फ्लेक्सिबल होती हैं? क्योंकि इनमें पाई जाती है कॉन्ड्रिन प्रोटीन, अर्थात ये बनती हैं, इनकी फॉर्मेशन किससे होती है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन से। और कॉन्ड्रिन प्रोटीन फ्लेक्सिबल प्रोटीन होती है, उसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के साल्ट नहीं पाए जाते। तो कैल्शियम मैग्नीशियम के साल्ट भी नहीं होते। प्रोटीन कैसी होती है, फ्लेक्सिबल। तो इसलिए ये जो कार्टिलेज होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं, लचीली होती हैं। और कहाँ पाई जाती हैं ये, फेस। फेस में जो ये 8 बोन्स क्रेनियम में होती हैं, फेस में 14 बोन्स फेस में होती हैं, 14 हड्डियाँ होती हैं। अब ये इनके जोड़ हैं, ये रफ होंगे, तो उन रफ जॉइंट को स्लिम करने के लिए या स्मूथ करने के लिए, चिकना करने के लिए उनके ऊपर कार्टिलेज का प्लास्टर होता है। जैसे मान लीजिए वॉल होती है, रूम की दीवार होती है, वो ईंट की होती है, और उसके ऊपर फिर सीमेंट का प्लास्टर किया जाता है ताकि वो देखने में सुंदर लगे। तो ठीक वही कार्य क्या करती हैं, कार्टिलेज करती हैं, ताकि हमारी बॉडी देखने में सुंदर हो जाए। जॉइंट को ये कवर्ड करती हैं, कौन, कार्टिलेज। इसके तो ये ईयर, ये सब फ्लेक्सिबल है ना, तो ये कार्टिलेज के बने होते हैं, बोन्स के बने हुए नहीं होते। तो ये कार्टिलेज हो गई। अब आती है क्या, टेंडेंस। एक भाग होता है इसका, कनेक्टिव टिश्यू का एक पार्ट होता है टेंडेंस। टेंडेंस क्या होते हैं, टेंडेंस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जो बोन्स को मसल्स के साथ अटैच करती हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी वर्क, ये हाथ ये वर्क कर रहा है, तो वर्क किसका, बोन्स के कारण हुआ, यानी मसल्स ने बोन्स को मूव करने का संदेश दिया। अब मसल्स को बोन्स के साथ अटैच कौन करता है, टेंडेंस। तो मसल्स को बोन के साथ अटैच करने का कार्य है वाइट कलर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर करती हैं, धागे जैसी संरचनाएं करती हैं जो कैलोजन प्रोटीन से बने होते हैं। तो बोन्स में कौन सी प्रोटीन थी, ओसिन प्रोटीन, कार्टिलेज में कॉन्ड्रिन प्रोटीन, और टेंडेंस में कैलोजन प्रोटीन वाइट कलर की। तो ये वाइट होते हैं कैलोजन, वो टेंडेंस जो होते हैं वाइट होते हैं, कैलोजन प्रोटीन के बने होते हैं। वर्क क्या है, फंक्शन क्या है, बोन्स को मसल्स से जोड़ना, अटैच करना। फिर इसी क्रम में आगे आते हैं, ये कौन है, लिगमेंट। ये होते हैं लिगमेंट। लिगमेंट भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये भी धागे की तरह होते हैं। लिगमेंट भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, यानी ये भी थ्रेड की तरह, धागे की तरह होते हैं, परंतु ये होते हैं इलास्टिन प्रोटीन के बने हुए, जो येलो कलर की होती है। कैसी, येलो कलर की इलास्टिन प्रोटीन होती है। फंक्शन क्या है इनका, ये जॉइंट पर होते हैं, यानी जॉइंट पर जो बोन्स होती हैं, जो हड्डियां होती हैं, उनको एक दूसरे से अटैच करते हैं, यानी बांधते हैं ताकि जोड़ निकल ना जाए। कभी कभी जोड़ में खिंचाव हो जाता है, जॉइंट में खिंचाव हो जाता है अपर दूसरी डायरेक्शन में या एंटी डायरेक्शन में, जो हमारे हाथ पैर होते हैं वो खिंच जाते हैं। तो जो लिगमेंट होते हैं वो टूट जाते हैं या खिंच जाते हैं, उनके टूटने से जॉइंट पर स्वेलिंग हो जाती है, जिसको मोच कहा जाता है। तो किसके कारण आती है मोच, लिगमेंट में खिंचाव के कारण। इसके आगे कनेक्टिव टिश्यू में आता है क्या, ब्लड। क्या आता है, ब्लड। ब्लड, तो ब्लड बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ये फ्लूइड अवस्था में होता है, तरल अवस्था में होता है। क्या, ब्लड फ्लूइड होता है। तो ये टिश्यू कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन किस कंडीशन में होता है, फ्लूइड, लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में ब्लड। अब ये जो ब्लड है,
इस ब्लड के होते हैं 2 पार्ट। कितने पार्ट? 2 पार्ट। ब्लड के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से ब्लड के 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं? ये हो गया आपका ब्लड। यहां देखो क्या है ये? ब्लड। ब्लड के 2 पार्ट कौन कौन से? एक तो होती है बेटा ब्लड का लिक्विड फॉर्म, लिक्विड भाग। तो ब्लड के लिक्विड भाग को कहते हैं प्लाज्मा। क्या है ये? ब्लड का लिक्विड भाग प्लाज्मा। और ब्लड की जो सॉलिड फॉर्म होती है उसको कहते हैं सेल्स। यानी ब्लड में क्या होती हैं? सेल्स। जो ब्लड की प्लाज्मा होती है, क्या? ब्लड की प्लाज्मा होती है। तो ब्लड की प्लाज्मा ब्लड का लगभग 55% पार्ट बनाती है। कितना पार्ट? 55%। और सेल्स होती हैं तो वो बनाती है 45% पार्ट। ब्लड ब्राइट रेड कलर का एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसका पीएच लेवल लगभग 7.4 यानी थोड़ा सा क्षारीय होता है। ये एल्कलाइन होता है, एसिडिक नहीं होता। ब्लड एल्कलाइन होता है, ये क्षारीय होता है या बेसिडिक होता है। ठीक। प्लाज्मा में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे मटेरियल, सारे पदार्थ, हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, घुले रहते हैं। किसमें? प्लाज्मा में। ठीक। अब ये जो पार्ट है सेल्स, तो ये सेल्स एक जैसी नहीं होती। सेल्स होती हैं 3 प्रकार की। ब्लड में कितने प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं? 3। कौन कौन सी? एक तो होती है भाई आरबीसी। ठीक। दूसरी होती हैं डब्ल्यूबीसी और तीसरी होती हैं प्लेटलेट्स। कौन सी? प्लेटलेट्स। जो आरबीसी होती हैं उनकी संख्या होती है 1 ml ब्लड में, 1 ml ब्लड में आरबीसी होती हैं 5.5 मिलियन। कितनी? 5.5 मिलियन पर ml। बहुत ज़्यादा संख्या भाई। डब्ल्यूबीसी कितनी होती हैं? डब्ल्यूबीसी होती हैं ओनली 10,000 पर ml। और प्लेटलेट्स होती हैं 3 to 5 लाख पर ml। 3 से 5 लाख 1 ml में। फंक्शन सुनिए। आरबीसी, आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स। इनका एक दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट। कितनी संख्या है? 5.5 मिलियन पर ml, यानी 1 ml ब्लड में लगभग 55 लाख। बहुत ज़्यादा संख्या है। अब जो आरबीसी होती हैं उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, हमने इससे पहले सेल का चैप्टर पढ़ा है, तो सेल, क्योंकि ये एनिमल सेल है, सेल वॉल तो होगी नहीं, तो क्या होगा इसमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन होगी आरबीसी में। क्यों होगी सेल मेम्ब्रेन? क्योंकि ये एनिमल की सेल है, सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल प्लांट में होती है। तो इसकी सेल मेम्ब्रेन पर, किसकी? आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन पर एक खास किस्म का केमिकल होता है जिसके कारण ये ब्लड रेड कलर का होता है। और उस खास किस्म के केमिकल का नाम होता है हीमोग्लोबिन। क्या? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी रेड कलर की हो गई और आरबीसी के कारण टोटल ब्लड ही रेड कलर का हो गया। तो ब्लड का रेड कलर का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हीमोग्लोबिन की। ठीक। फंक्शन क्या करता है हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन
एक टैक्सी की तरह कार्य करता है। क्या? हीमोग्लोबिन ब्लड के साथ, आरबीसी के साथ लंग्स में, फेफड़े में पहुंचेगा, वहां से ऑक्सीजन को पकड़ेगा, ऑक्सीजन को कैप्च करेगा और वहां से ले जाकर सेल में छोड़ देगा। यानी क्या कार्य है उसका? लंग्स से सेल में, लंग्स से सेल के लिए ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, वो ट्रांसपोर्टर है। लंग्स से ऑक्सीजन को लेगा और सेल में ले जाकर छोड़ देगा। फिर आता है WBC। कितनी संख्या है? 10,000। और WBC जो होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं, बेसोफिल, ईस्नोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। ठीक है, 5। लेकिन सबका कार्य क्या है? सब मिलकर बॉडी में जो रोगाणु आते हैं, बॉडी में जो पैथोजन आते हैं, बॉडी में जो रोग उत्पन्न करने वाले माइक्रोब्स आते हैं, सूक्ष्म जीव आते हैं, उनको किल करना, उनको किल करना, उनको मारना, इसका कार्य होता है WBC का। और पैथोजेंस को किल करने की व्यवस्था कहलाती है इम्यूनिटी। तो WBC का कार्य क्या है? फॉर्मेशन इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता को डेवलप करना, विकसित करना। इनकी संख्या केवल 10,000 है। यदि इनकी संख्या बॉडी में 10,000 से ज़्यादा होती है, बढ़ने लगती है, तो उसको कहते हैं इन्फेक्शन। और यदि इनकी संख्या, WBC की संख्या लाखों में चली जाए, 50,000 से अधिक हो जाए, लाखों में हो जाए, 60-70 हज़ार या 1 लाख से ज़्यादा, तब बेटा उस कंडीशन को कहते हैं ल्यूकीमिया, यानी ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ WBC इन ह्यूमन ब्लड। जिस मनुष्य के ब्लड में WBC की संख्या ज्यादा होती है, 50,000 की लिमिट को क्रॉस कर जाती है, तो उसको ब्लड कैंसर या ल्यूकीमिया माना जाता है। अब आती है प्लेटलेटस। तो प्लेटलेटस वही होती हैं जो डेंगू रोग में कम हो जाती हैं। ठीक है, क्या होती हैं प्लेटलेटस? ब्लड की वे सेल्स जो ब्लड को थ्रम्ब करने का कार्य करती हैं, ब्लड को जमाने में हेल्प करती हैं, ब्लड को क्लोटिंग करने में हेल्प करती हैं। और डेंगू का जो वायरस होता है, जो एंडीज जाति के मच्छर द्वारा मनुष्य में एंटर कराया जाता है, प्रविष्ट कराया जाता है, वो वायरस इन प्लेटलेटस को डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है। उस वायरस का भोजन है ये। तो कम हो जाती है इनकी संख्या, प्रॉब्लम होती है, बुखार आता है, जोड़ों में दर्द होता है, आंखों के पीछे जलन होती है, और गंभीर अवस्था में ब्लड की वॉमिटिंग, ब्लड की उल्टियां आने लगती हैं। तो प्लेटलेटस, ठीक है, 3 से 5 लाख कार्य, सबके कार्य हो गए। तो ये हो गया आपका ब्लड। ब्लड के बाद एक होता है इसमें लिम्फ। लिम्फ क्या है? लिम्फ फिल्ट्रेट ब्लड है, छना हुआ ब्लड है, बस उसमें RBC नहीं होती। लिम्फ कैसा? लिम्फ भी ब्लड का एक पार्ट है, बस क्या है उसमें WBC अधिक होती हैं और थोड़ी बड़े साइज की होती हैं, और RBC नहीं होती। तो जब यहां भैया WBC है लिम्फ में, तो इसका कार्य क्या हुआ? प्रोड्यूस इम्यूनिटी, बॉडी में रोगों से लड़ने की क्षमता को डेवलप करना या इम्यूनिटी सिस्टम को बनाने का ये कार्य करता है लिम्फ। तो लिम्फ ब्लड का छोटा भाई है, बस उसके पास RBC नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, यह आता मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में आती है मसल्स। क्या आती हैं? मसल्स। और हमारी बॉडी में मसल्स होती हैं 3 प्रकार की। कौन कौन सी? वॉलंटरी, नॉन वॉलंटरी, एंड कार्डिक। अब देखो क्या क्या है ये, 1 मिनट देख लो इन्हें भी। वॉलंटरी मसल्स यानी वे मसल्स जो हमारी इच्छा से चलती हैं, जिन पर हमारे ब्रेन का कंट्रोल होता है। जैसे हैंड्स में मन करेगा तो हाथ, पैर, मुंह ये सब चलाएंगे, नहीं तो नहीं। यानी वो सभी फंक्शन जो हमारी ब्रेन द्वारा कंट्रोल होते हैं, हमारी इच्छा से होते हैं, उन सब फंक्शन को करने के लिए जो भी मसल्स हमको चाहिए, जो भी मसल्स रेस्पॉन्सिबल होती हैं, वो सब होती हैं वॉलंटरी। तो ये बोन्स के साथ जुड़ी होती हैं। दूसरी नॉन वॉलंटरी, इसके अपोजिट हो जाएंगी, यानी ये मसल्स जिन पर हमारे ब्रेन का, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का या
हमारी इच्छाओं का कंट्रोलेशन नियंत्रण नहीं होता, वो होती हैं नॉन वॉलंटरी। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी भोजन का डाइजेशन होना हमको पता थोड़ी चलता है, रेस्पिरेशन में, एक्सक्रेशन में, यानी बॉडी के इंटरनल अंगों में जो हमारी इच्छा से काम नहीं करते, अपनी इच्छा से करते हैं, उनमें कौन सी मसल्स? नॉन वॉलंटरी। और तीसरी होती है बेटा कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स, कार्डिक मसल्स ओनली हार्ट में होती हैं, ओनली हार्ट में, और ये भी हमारी इच्छा से नहीं चलती लेकिन ये जीवन भर जब स्टार्ट हो जाती हैं, जन्म से पहले ही ये स्टार्ट हो जाती हैं बॉडी के निर्माण के समय, और जब तक कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑर्गेनिज्म जीवित रहेगा तब तक ये वर्क करेंगी, ना ये कभी रुक सकती हैं और ना कभी थक सकती हैं। कौन सी? कार्डिक मसल्स। कहाँ पाई जाती हैं? ओनली हार्ट में, हार्ट की वॉल में। और लास्ट में अब आता है नर्वस टिश्यू। कौन सा टिश्यू? नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू, द टिश्यू विच रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलेशन ऑल ओवर बॉडी, यानी ऐसा टिश्यू जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, पूरी बॉडी का कंट्रोलेशन करता है, वो होता है नर्वस टिश्यू। और इसकी यूनिट को कहते हैं न्यूरॉन्स। इसकी कोशिकाओं को, इसकी सेल्स को कहते हैं न्यूरॉन्स। इसमें कौन आता है? ब्रेन। और आता है स्पाइनल कॉर्ड, और आती हैं नर्व्स। नर्व्स। तो ये सब मिलकर, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स मिलकर बॉडी में जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी होती हैं, केमिकल एक्टिविटी होती हैं, जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं, उन सबको क्या करते हैं? कंट्रोलेशन करते हैं। तो ये आज आपने जाने क्या? एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू। और इससे अब इसके बाद जो मंडे में लेक्चर होगा उसमें हम आपको पढ़ाएंगे प्लांट टिश्यू, कि प्लांट में कौन कौन से टिश्यू होते हैं। ठीक है।